मैं गजेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो ठानी है कि बेसिक से बेसिक चीज़ हर एक बिल्कुल मीडियम से मीडियम बिल्कुल डफर क्लास बच्चे तक पहुंचाने की, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे और आप अपना भी भला करेंगे। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो मैं भी किसी का भला कर रहा हूं तो आप भी किसी का भला करो। ठीक है दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे किस बारे में? जी, मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। बायोलॉजी की बेसिक क्लास है ये, बिल्कुल बेसिक क्लास है ये। बायोलॉजी की बेसिक क्लास में हम ये बताएंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होती है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बैच हमने 11th 12th और नीट IIT या जेट वगैरह इन सब के फाउंडेशन बैच के रूप में स्थापित किया है, और आप और मैं मिलकर के इसको बहुत आसमान तक पहुंचाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मिलने वाला क्या है। यहाँ पर हम 11th 12th लेवल की सीनियर लेवल की बायोलॉजी की क्लास कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदी मीडियम की क्लासें चलेगी, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को अच्छी क्लासेज नहीं मिल पाती है। हालांकि मेरे को परेशानी तो आती है हिंदी वर्ड्स में, लेकिन आपके आगे क्या परेशानी यार, आपके प्यार के आगे परेशानी फीकी पड़ जाती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है, किसने दी, इसके माँ बाप कौन थे, इसके दादा दादी कौन थे, इसके कितने बेटे बेटी हुए, पोते बेटी, सब चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ के बारे में? बायोलॉजी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है। बायोलॉजी क्या होती है? जीव जंतुओं का अध्ययन ही बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब इसकी दो शाखाएं, मतलब ये जीव विज्ञान है। अच्छा, इसका बाप कौन है बेटा? इस बायोलॉजी का, इस जीव विज्ञान का बाप कौन है? इसका बाप है अरस्तु बाबा। कौन है? अरस्तु बाबा। अच्छा, फिर इस अरस्तु बाबा के दो बेटे बेटी होते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, जिसको हम कहलाते हैं जूलॉजी के द्वारा, और दूसरा होता है पादप विज्ञान, जिसको हम बॉटनी के द्वारा पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना वाला कैलकुलेशन मत लगा लेना माँ बाप का, क्योंकि यहाँ पर बेटो के माँ बाप के सबके बाप एक जैसे ही हैं। समझ में आ रही है बात? जीव विज्ञान, द फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। बायोलॉजी का पितामह है, किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। अच्छा, तो इस जंतु विज्ञान का बाप कौन है बेटा? इस जंतु विज्ञान का बाप भी अरस्तु ही है। इस जंतु विज्ञान का बाप भी अरस्तु ही है। अच्छा, और फिर पादप विज्ञान का बाप, इसका बाप कौन है? इसका बाप का नाम है थियोफ्रेस्ट्स। क्या नाम है? थियोफ्रेस्ट्स। द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्ट्स। ओके, अब ये तो बात बता दी सर आपने। अब हमारे को इतना तो बताओ पहले कि ये जंतु क्या है और पादप क्या है और जीव क्या है। देखो दोस्तों, मैंने जीव, जंतु और पादप को एक अलग तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आज तक भी जहाँ भी पढ़ाया हूँ, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोचिंग हो, कहीं भी हो, वहाँ पर मैंने ये फील किया है, जब भी किसी बच्चे से पूछता हूँ कि जंतु किसे कहते हैं, तो वो उसी सवाल का वही जवाब देता है जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप भी, मुझे पता है आपके दिमाग में भी वही सवाल का जवाब चल रहा है। आप सोच रहे होंगे जंतु जिसके अंतर्गत उपापचय क्रियाएं होती है, जिसके अंतर्गत चेतना पाई जाती है, उसको जंतु कहते हैं। अबे पागल हो, अगर ऐसा गोबर आपके दिमाग में भरा हुआ है तो कृपया इस करके इसको बाहर निकाल दे और मेरे इस चैनल पर आइए, इस बोर्ड पर आइए, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, जीव क्या होता है? जीव का मतलब है सजीव से। जीव
क्या होता है? जीव वो होता है जिसके अंदर चेतना पाई जाती है। क्या रखता हो? चेतना रखता हो। चेतना क्या होती है सर? चेतना बेटा जो पर्यावरणीय उद्दीपन है, पर्यावरणीय उद्दीपन जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो, उनके प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करने वाली एक अवस्था होती है, करने की एक क्रिया होती है, क्षमता होती है, उसको कहते हैं चेतना। किसको कहते हैं बेटा? चेतना। जो पर्यावरणीय उद्दीपनों जो कि भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक क्रियाओं की प्रतिक्रिया तथा संवेदनशीलता के मतलब इनके प्रति प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता रखने की क्षमता रखती हो, उसको बोला जाता है क्या? चेतना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पर मैंने एक नोट लगा रखा है। कितने रुपए का नोट है भाई साहब? ये नया वाला नहीं है, ये पुराने वाला 500 रुपए का नोट है जो कि आजकल बंद हो चुका है। अब इस नोट में क्या लिखा है मैंने कि मानव में इसी चेतना को स्वचेतना कहते हैं। मानव में चेतना को चेतना नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वचेतना कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा लक्षण और होता है इसका, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये दूसरा लक्षण है कि इसमें उपापचय होता है। जिसमें उपापचय होता हो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं जीव। उपापचय का मतलब क्या होता है? जिसके अंतर्गत भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में उपापचय क्रियाएं चलती रहती है। टूटने और बनने की क्रिया को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रिया बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को आप बराबर लिख सकते हो किसके? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म विथ इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। मतलब उपचय तथा अपचय को ही सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? उपापचय बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पेचीदा सवाल के बारे में, जिसका नाम है जंतु किसे कहते हैं। आज तक इतने सवाल पूछ लिए मैंने, इतने बच्चों से सवाल पूछ लिया कि बेटा जंतु किसे कहते हैं। साला कमबख्त कोई भी ऐसा नहीं निकला जिसने मेरे को इसका सही जवाब दिया हो। देखो दोस्तों, जंतु की सही परिभाषा ये होती है, जंतु वो होता है जो यूकेरियोटिक हो। अच्छा, यूकेरियोटिक क्या होता है? देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर करवा रहा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अच्छा, जंतु क्या होता है? जंतु वो होता है जो यूकेरियोटिक होता हो, बहुकोशिकीय होता हो और प्रपोषी पोषण प्रदर्शित करता हो। अच्छा, यूकेरियोटिक क्या होता है बेटा? यूकेरियोटिक वो होता है जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे कहा जाता है यूकेरियोटिक, या सुकेंद्रकी इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है। बहुकोशिकीय का मतलब है इसका जो शरीर संगठन होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसको कहते हैं बहुकोशिकीय। अच्छा, और तीसरा आता है परपोषी पोषण प्रदर्शित करता हो। मतलब ये अपना पोषण खुद नहीं बनाता है, अपना परपोषी पोषण करता है। और परपोषी में भी कौन से टाइप का करता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक प्रकार का पोषण प्रदर्शित करता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है दोस्तों? होलोजोइक का मतलब है ये निगल करके खाते हैं भाई साहब भोजन को। भोजन को क्या कहते हैं? निगल कर खाते हैं। सभी जंतु भोजन को निगल कर खाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जंतु किसे कहते हैं, तो उसके सिर के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर ये फेंक के मारना कि बेटा जंतु वो होता है जो यूकेरियोटिक होता हो, जंतु वो होता है जो बहुकोशिकीय होता हो, जंतु वो होता है जो परपोषी पोषण प्रदान करता हो, और वो भी होलोजोइक प्रकार का। अरे बोल बेटा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि पादप क्या होता है। तो पादप के भी वही है, पादप यूकेरियोटिक होता है, मतलब सुविकसित, इसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। बहुकोशिकीय होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के इसका शरीर संगठन बना होता है। और तीसरा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको अलग बढ़ाता है सभी जगतों से, उसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। मतलब ये जीव
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई साहब किसी पर निर्भर नहीं है ये, इसको कोई किसी से मतलब नहीं है, ये अपना भोजन खुद बना लेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। और हमारे को देखो, हम जो कि प्रपोसी है, कंपटीशन भरा पड़ा है। कोई कहता है मैं 70 भोजन बनाने वाले लाऊंगा, कोई कहता है मैं 1 भोजन बनाने वाले लाऊंगा। क्या? अरे नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, इतना बात तो सर हमारे को समझ में आ गई आज कि जीव में, किसमें? जीव में, जंतु में और पादप में क्या अंतर है, ये आपको यहां पर दिख ही रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि अब फिर क्या हुआ, वर्गीकरण किया गया। जब बहुत सारे जीव हो गए तो इनको वर्गीकृत कर दिया गया कि भाई साहब अलग अलग क्लास बांट दी। जिस तरीके से आपको वर्गीकृत कर देते हैं, कोई एलडीसी में है तो कोई यूडीसी में है, जिसकी कम क्वालिफिकेशन है वो एलडीसी में, जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो वो यूडीसी में, कोई सीआई है तो कोई एसआई है। उसी प्रकार से इनको भी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, जो जीव था ना, जीव, हम यहाँ पर वर्गीकरण किसका देखेंगे? जीव का। यहाँ पर वर्गीकरण किसका देखेंगे? जंतु का। यहाँ पर वर्गीकरण किसका देखेंगे? पादप का। अब यहाँ पर जो जीव का वर्गीकरण था दोस्तों, वर्गीकरण की कई पद्धति आई, लेकिन सबसे प्रचलित पद्धति होती है वर्गीकरण की पंचजगत प्रणाली, जो व्हिटेकर ने 1919 में आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तुत की थी वर्गीकरण की पंचजगत प्रणाली, जिसने 5 जगत दिए थे। पहला कौन सा है? प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा है? मोनेरा। तीसरा कौन सा है? फंजाई। चौथा कौन सा है? प्लांटी। पांचवा कौन सा है? एनिमेलिया। अच्छा, अब इनको हिंदी में भी बता देता हूँ। मोनेरा जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया, प्रोटिस्टा जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को रखा गया, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया। तीसरा कवक जगत, जिसको अंग्रेजी में फंजाई बोलते हैं, उसके अंतर्गत कवकों को रखा गया। और चौथा आता है प्लांटी। प्लांटी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप। प्लांटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप। और एनिमेलिया को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु। तो वो तो यहां पर हमने बता ही दिया। अब बात करते हैं 5 जगत प्रणाली किसने दी? व्हिटेकर ने। कौन कौन से? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। 5 जगत इसने बताए। इसने संपूर्ण जीवों को 5 जगतों में बांट दिया। पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा था कवक। चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। अब हम प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक को बाद में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में आपको बता रखा है। देखो, अब जंतु जिसको एनिमेलिया कहते हैं उसका वर्गीकरण किया, तो भाई साहब जगत तो हो गया एनिमेलिया। अब आपने वर्गीकरण के पहले पार्ट में कभी कभार पढ़ा हो, 11th कक्षा एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, उसके अंतर्गत की जगत के नीचे आता है संघ। तो एनिमेलिया जगत या जंतु जगत के ये 11 संघ है। कितने संघ हैं बेटा? 11 संघ रे। क्या क्या नाम है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेलमेंथिज, एस्केलमेंथिज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। इस तरीके से जंतु जगत के 11 संघ होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलमेंथिज, एस्केलमेंथिज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। ठीक है, ये बात भी मेरे समझ में आ गई। अच्छा, अब ये कहाँ मिलेगा? आपने अगर पढ़ा हो तो 11th एनसीईआरटी जो है उसका चौथा चैप्टर है, उसके अंतर्गत ये सारा ही माजरा है। ये वर्गीकरण ही दिया हुआ, उसमें जंतु जगत का वर्गीकरण किया हुआ है। और अगर आपने एनसीईआरटी का तीसरा पार्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर पादप जगत का वर्गीकरण दिया है। और पादप जगत में 5 संघ बना दिए इन्होंने। कौन कौन सा? एक है सेवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, पांचवा है एंजियोस्पर्म। अच्छा, अरे बाप रे बाप, इतने इतने वर्ग। अच्छा, ये भी
पूरे 5 संघ है, इनको तीसरे पार्ट में दिया है एनसीईआरटी में, इसको चौथे पार्ट में दिया है, और जो ये 5 जगत प्रणाली है इसको दूसरे पार्ट में एनसीईआरटी के 11th के उसमें दिया हुआ है। उसमें मोनेरा का, प्रोटिस्टा का और कवक का अध्ययन किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रणाली के अंतर्गत वायरॉइड, विषाणु और प्रियोन्स को सम्मिलित नहीं किया गया, ना ही लाइकेन को सम्मिलित किया गया। अरे दोस्तों, जीव विज्ञान की मोटी मोटी बातें आपको समझ में आई क्या? मैं यहाँ पर ये सिर्फ आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का इतना बताना चाह रहा हूँ कि हाल रियल में क्या होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 बेटा बेटी है इसके, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। फिर इसके अंतर्गत जीव क्या होता है, पादप क्या होता है और जंतु क्या होता है, इनके बारे में हमने बताया। फिर इनका वर्गीकरण कर दिया कि जीवों का वर्गीकरण किस किस में किया, जंतु का वर्गीकरण किस किस में किया और पादप का वर्गीकरण किस किस में किया। अब हमारे को पढ़ना है क्या, एनिमेलिया। हम जूलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, 12th बोर्ड आरबीएससी बोर्ड की जूलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 11th एनसीईआरटी, उसका भी जूलॉजी का कौन सा पार्ट, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला पार्ट 11th में भी है। अब एनसीईआरटी लागू कर दी 11th में, तो 11th एनसीईआरटी में है वो टॉपिक और 12th आरबीएससी में। ठीक है, अरे बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो, यस और नो। अगर आपको समझ में आई है अच्छे से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, सुंदर सा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको गले से लगा कर रखना दोस्तों, ढंग से फोड़ दो, बस फोड़ दो। चलो दोस्तों, अगर ये बात समझ में आई है तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, देखो मैंने एक क्लास वैसे डाल रखी है, वो मैंने एक डेमो क्लास डाली थी किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो सबसे टफ में टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, श्वासन या संवातन की क्रियाविधि का, वो मैंने डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, अपने मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वो टॉपिक है जो कि समझा रखा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं बात करता हूं किसकी, जंतु जगत की, जंतु विज्ञान की। किसकी बेटा, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है मानव कार्य की। क्या मतलब है, मानव कार्य की। इसको ही कहते हैं अंग्रेजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, सभी जो तंत्र है अपने शरीर के वो इसी मानव कार्य की के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, स्केलेटन सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो या न्यूरल सिस्टम हो, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उन सबको अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर बना करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, मानव में श्वसन तंत्र। अब मानव में श्वसन तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है, श्वसन पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र में कौन कौन भाग लेता है, मतलब श्वसन तंत्र में कौन कौन भाग लेता है। अरे भाग लेने का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित होता है, श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि श्वसन के चरण, क्या कि श्वसन के चरण। मैं इसको 12वीं बोर्ड के हिसाब से सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं, जो 12वीं बोर्ड में अब की बार है आपके, उस चीज को मैं यहां पर बताएंगे। ठीक है, फिर आपको बताया जाएगा क्रियाविधि, जो कि फिर श्वसन की क्रियाविधि है, श्वसन कैसे लेते हैं, श्वसन की क्रियाविधि है। क्या बताएंगे, श्वसन की क्रियाविधि, जो कि मैं बता चुका हूं, बाद में प्लेलिस्ट में ये ऐड कर दूंगा मैं ये टॉपिक। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि बता दी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या,
श्वसनीय आयतन व क्षमताएं। क्या? श्वसनीय आयतन व क्षमताएं। इस श्वसन और श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम सब इससे पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे कि श्वसन अंगों के बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेंगे हम, कि श्वसन अंग है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी भूमिका है, और हमेशा पाठ पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, हम मानव श्वसन तंत्र स्टार्ट करते हैं। और सुनाओ, क्या हाल है? अरे मौज में हो? मस्त हो बेटा, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। अरे मेरे दोस्तों, वो गाना आता ना, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। उसको मॉडिफाई कर दिया मैंने दोस्तों, उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है। क्या कर दिया मैंने उसको? आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें पढ़ने ना देगी, धरती पे ये दुनिया हमें पढ़ने ना देगी। चलो श्वसन तंत्र के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होनी चाहिए कि श्वसन क्या होता है। श्वसन का मतलब होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन बेटा, श्वसन का मतलब है कि जो अपने शरीर के अंतर्गत जो हम कार्बोहाइड्रेट या जो भी घटक अपन लेते हैं उनके द्वारा उनसे CO2 और H2 की उपस्थिति में उनके द्वारा ATP या ऊर्जा का उत्पादन है, वो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। क्या कहलाता है श्वसन? भाई जो अपना कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर उसके रूप में श्वसन कहते हैं अपन। और श्वसन वाला चैप्टर तो देखो दोस्तों बॉटनी में पढ़ाएंगे हम आपको। बॉटनी में जो NCERT के अंतर्गत 14वां पार्ट दिया हुआ है उसके अंतर्गत हम आपको पूरा रेस्पायरेशन बताएंगे। अब हम रेस्पायरेशन ना पढ़ के अपन रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, और रेस्पायरेशन की जगह यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? ब्रीथिंग। इसको बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन नॉर्मली बोल देते हैं। ब्रीथिंग का मतलब है संवातन। अच्छा, ये क्या होता है? ये बेटा ब्रीथिंग होता है, सांस लेने की जो क्रिया है उसको बोला जाता है ब्रीथिंग। मतलब सांस लेने की क्रिया को क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो O2 रिच, O2 से अधिक, मतलब O2 की मात्रा जिसमें अधिक होती है, O2 रिच वायु को अंदर लेते हैं, उस क्रिया को बोला जाता है अंतःश्वसन। और CO2 रिच एयर, CO2 रिच वायु को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, बाह्य श्वसन। इसको सम्मिलित रूप से बोला जाता है संवातन। तो दोस्तों सीधी संवातन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो, सीधी संवातन की बात करते हैं। संवातन दो प्रकार से होता है। संवातन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? दो प्रकार से होता है। या तो वायु बाहर निकालते हैं, बहिःश्वसन। जब हम अपनी फुफ्फुसीय वायु जो CO2 रिच होती है उसको बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बहिःश्वसन। और जो O2 रिच वायु जो वायुमंडल में है उसको हम अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं अंतःश्वसन। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एक्सपायरेशन। क्या? एक्सपायरेशन। और इसको बोला जाता है इंस्पायरेशन। क्या? इंस्पायरेशन। इसका मतलब होता है बहिःश्वसन या एक्सपायरेशन का मतलब होता है CO2 रिच एयर को, CO2 रिच, रिच जानते हो ना, CO2 रिच वायु को शरीर से बाहर मुक्त करना, शरीर से बाहर मुक्त करना। और अंतःश्वसन का मतलब होता है O2 रिच वायु को, O2 रिच वायु को
शरीर के अंदर ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना। ठीक है, और इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? संवातन या ब्रीथिंग, संवातन या ब्रीथिंग। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं श्वसन अंगों के बारे में। ध्यान से समझ में आ रही है ना ये कि संवातन में बहिश्वसन और अंतःश्वसन दो होते हैं। CO2 रिच वायु को शरीर से बाहर मुक्त करना उसको बोला जाता है एक्सपायरेशन, और O2 रिच वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करवाना, ग्रहण करना, उसको बोला जाता है क्या? उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्वसन अंगों के बारे में। किसके बारे में? श्वसन अंगों के बारे में। भाई विशेष सभी जंतुओं में श्वसन अंग क्या होते हैं? देखो, जो निम्न जंतु है, जो निम्न जंतु है कौन कौन से? जैसे कि पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और टीनोफोरा। इन तीनों में क्या होता है? जो श्वसन होता है ना, श्वसन अंग, इन तीनों का श्वसन अंग क्या है बेटा? इन तीनों का श्वसन अंग है, वो है ये अपने शरीर की बाह्य सतह के द्वारा सरल विसरण विधि के द्वारा, सरल विसरण विधि के द्वारा श्वसन करते हैं। शरीर की सतह से सरल विसरण करते हैं। क्या करते हैं? सरल विसरण करते हैं। ठीक है, अब जो आगे आता है एस्केलमेंथीज और प्लेटिहेलमिन्थीज। क्या क्या? प्लेटिहेलमिन्थीज, प्लेटिहेलमिन्थीज और एस्केलमेंथीज होता है, उसके अंतर्गत एनारोबिक श्वसन होता है, मतलब अवायवीय श्वसन होता है। कैसा होता है? अवायवीय, मतलब उसमें तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एस्केलमेंथीज, इसके अंतर्गत कैसा श्वसन होता है? अवायवीय, अवायवीय श्वसन होता है। अच्छा, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटिहेलमिन्थीज हो गया, एस्केलमेंथीज हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी? एनेलिडा की। किसकी बेटा? एनेलिडा की। देखो, एनेलिडा में मैंने लिया था अर्थवर्म। अर्थवर्म में मतलब केंचुआ, इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं अपन। जैसे कि केंचुआ है, तो केंचुए में श्वसन होता है वो नम क्यूटिकल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? नम क्यूटिकल के द्वारा। किसके द्वारा? नम क्यूटिकल के द्वारा। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। चलो, कर लिया होगा आपने इसको नोट। अब हम एनेलिडा के बाद में हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, फिर मोलस्का की। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में जो अलग अलग जीव में होता है, अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रोन यानी केकड़ा। सबसे पहले तो लिख लो आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोडा। अब इसमें जो केकड़ा होता है, प्रोन जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्रोन। एक होता है लिमुलस, लिमुलस जो कि एक जीवित जीवाश्म है। क्या है बेटा? जीवित जीवाश्म है। ये लिमुलस क्या होता है? जीवित जीवाश्म होता है। एक होता है स्कॉर्पियन और स्पाइडर। क्या? स्कॉर्पियन और स्पाइडर। तो देखो, लिमुलस में तो होता है क्या? स्कॉर्पियन और स्पाइडर, इन दोनों में होता है बुक लंग्स।
बुक लंग्स, इसमें भी बुक लंग्स होता है। लिमुलस में होता है बुक गिल्स, क्या होता है, बुक गिल्स। और जो केकड़ा होता है, जो ये होता है ना केकड़ा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोन, इसके अंतर्गत होता है गिल्स। ठीक है। अब हम बात करें कॉकरोच के बारे में, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच आता है, तो उसमें आता है क्या, ट्रेकियल कैपिलरी। मतलब इंसेक्टा की अगर मैं बात करता हूं, इंसेक्टा, तो इंसेक्टा में ट्रेकियल कैपिलरी, इंसेक्टा में कौन है, ट्रेकियल कैपिलरी, ट्रेकियल कैपिलरी। ठीक है। इस तरीके से ये मतलब आर्थ्रोपोडा के अन्य अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके के श्वसन अंग पाए जाते हैं। ये जीव और ये क्या है, श्वसनांग है, क्या है, श्वसनांग। ठीक है बेटा, लिख लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आगे देखते हैं। आर्थ्रोपोडा हो गया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब मोलस्का आता है, कौन आता है बेटा, मोलस्का। मोलस्का में गिल्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा श्वसनांग गिल्स होता है। इकाइनोडर्मेटा आता है एक, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट के द्वारा होता है, किसके द्वारा, ट्यूब फिट के द्वारा श्वसन अंग होता है। और इसके बाद में जो हेमिकोर्डेटा आता है, कौन आता है, हेमिकोर्डेटा। इस हेमिकोर्डेटा में भी क्या होते हैं, श्वसन अंग गिल्स ही होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके आगे हम कोर्डेटा की आगे बात करेंगे। कोर्डेटा अलग से पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब। ठीक है। मतलब लंग्स में होता है, उसके द्वारा, लंग्स के द्वारा होता है श्वसन। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और हम आपका हमारी पूरी क्लास देखने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।